नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्यागी, आचार्य भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत उपविषय अर्थशास्त्र में कक्षा नवम का हमारा पाठ रहेगा भारत में खाद्य सुरक्षा। पाठ 4 है ये। जैसा कि पाठ के नाम में ही आ रहा है, खाद्य सुरक्षा। दो शब्द हैं, खाद्य और सुरक्षा, अर्थात देश की समस्त जनसंख्या के लिए भोजन की उपलब्धता, सभी को पर्याप्त मात्रा में ऐसा भोजन मिलता रहे जिसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न हो। ऐसी सुरक्षा करना भारत जैसे देश में यद्यपि कठिन प्रश्न है। इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि भारत बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से वह विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो इतने बड़े देश में क्षेत्रफल यद्यपि बहुत कम, भारत विश्व में 2.4% क्षेत्रफल रखता है, जबकि जनसंख्या विश्व जनसंख्या की लगभग 18% है। ऐसी स्थिति में यह कार्य बड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी सरकार प्रयास करती है और सरकार के द्वारा ये निश्चित प्रयास होना चाहिए कि सभी को खाद्यान्नों की उपलब्धता बनी रहे। भारत में खाद्य सुरक्षा जरूरी है क्योंकि भारत निश्चित रूप से गरीब देशों की श्रेणी में भी आता है। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय लोगों के लिए सदैव यानी पूरे वर्ष भोजन उपलब्ध रहे, मुख्य रूप से यही है। सभी को भोजन प्राप्त होता रहे, संतुलित आहार प्राप्त होता रहे। खाद्य सुरक्षा के प्रमुख 3 आयाम हैं। नंबर 1, खाद्य की उपलब्धता, यानी इतना अनाज उत्पन्न हो, इतने खाद्यान्न उत्पन्न हो कि वर्ष भर उपलब्धता बनी रहे। भारत यद्यपि हरित क्रांति के पश्चात से खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर देश रहा है, आत्मनिर्भर है, लेकिन अकेले खाद्यान्न उपलब्धता से ही काम नहीं चलता है, बल्कि इसकी सभी जनता तक, सभी लोगों तक पहुंच बनी रहे, ये भी ज़रूरी है। तो दूसरा मुख्य आयाम है पहुंच, यानी इसका वितरण समान रूप से पूरे देश में होता रहे। और ये वास्तव में बड़ा कठिन है कि समान रूप से सभी को खाद्यान्नों की आपूर्ति होती रहे। यद्यपि हम बात करेंगे कि सरकार इसके लिए बहुत बड़े प्रयास कर रही है, करती है। तीसरा प्रमुख आयाम है सामर्थ्य। सामर्थ्य एक ऐसी लिमिट है कि जनता, आप देखते होंगे कि समाज में बहुत कम आमदनी वाले लोग हैं, बहुत अधिक आमदनी वाले लोग हैं। तो जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनकी आमदनी इतनी नहीं होती कि वे अनाज को प्रतिस्पर्धा के रूप में खरीद सकें और अपना जीवन यापन ठीक से चलाते रहें। तो ऐसी सामर्थ्य सभी लोगों की होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की सामर्थ्य से बाहर है अनाज के रेट, और जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो शायद वो बड़ा कठिन विषय हो जाता है, क्योंकि संतुलित आहार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है। निश्चित रूप से सभी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं कि सभी को कम से कम और चीज़ों की कमी हो सकती है, वस्त्रों की कमी हो सकती है,
लेकिन पीने लायक पानी और पेट भरने के लिए अनाज मिलता रहे। लेकिन विभिन्न रूपों में, विभिन्न राज्यों में और बहुत बड़ा गरीब वर्ग भारत में ऐसा है जिसको खाद्यान्नों की सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती, यानी पूर्ण रूप से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाते। इसको भी हम कुछ कैटेगरी में बांटते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी विपत्तियां हैं जो भारत में आती रहती हैं। कभी बाढ़ आती है, कभी तूफान आता है, कभी सूखा पड़ता है। तो जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये समस्या वहाँ पर विकराल रूप धारण कर जाती है। इस समस्या का समाधान यद्यपि सरकार करती है। सरकार ने ऐसी समस्याओं के लिए, ऐसी आपदाओं के लिए एक राहत कोष बना रखा है और तुरंत राहत सामग्री भिजवाती है, लेकिन फिर भी समस्या से बच नहीं पाते। सरकार के प्रयास कितने भी हों, लेकिन बहुत सारे लोगों को भूखा ऐसी स्थिति में रहना पड़ता है। एक बात दूसरी यह भी है कि जनसंख्या बहुत अधिक है और बढ़ती जा रही है। इस जनसंख्या की पूर्ति के लिए न तो कृषि भूमि बढ़ रही है और न ही कृषि उत्पादन को एक लिमिट से आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम खाद्यान्नों की दृष्टि से एक निश्चित स्कोर ही पैदा कर सकते हैं, लेकिन जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो उसे रोकना जरूरी है, अन्यथा ये समस्या बनी ही रहेगी। एक तीसरा पॉइंट, भूखमरी। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं और कई बार तो ये किसी के लिए भी हो सकता है कि भूखा रहना पड़े, खाद्यान्न समाप्त हो जाएं या समय पर नहीं मिल सकें। ऐसी स्थिति लगभग सभी को कहीं ना कहीं सामना करना पड़ती है। एक इसका ये भी कारण है, हम मानते हैं कि गरीब लोग ही खाद्यान्न की समस्या से पीड़ित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में 3 से 4% लोग भारत में निश्चित रूप से गरीब हैं और उनको इस समस्या का सामना करना ही पड़ता है, इससे बच नहीं पाते। लेकिन अन्य जो कठिनाई है जैसे वितरण की समस्या, उसके कारण भी बहुत सारे लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी हम बात कर रहे थे कि गरीब लोगों को तो सामना करना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी अमीर लोगों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए केदारनाथ में आपने सुना होगा कि एक बड़ी आपदा आई थी। 2004 में भारत के कई राज्यों में सुनामी आई थी। तो ऐसी स्थिति में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि अमीर आदमियों को भोजन उपलब्ध हो रहा होगा। ऐसी स्थिति में चाहे वो कितने ही अमीर हों, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं इस समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि खाद्य सुरक्षा से असुरक्षित लोग कौन हैं? तो जब हम उनकी कोई कैटेगरी बनाते हैं तो पता लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, किसी भी जाति के हों और किसी भी लिंग के हों। तो ऐसी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर खाद्य सुरक्षा से असुरक्षित लोगों की एक सूची दी गई है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कौन से लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा से पीड़ित रहते हैं? सबसे पहला पॉइंट है भूमिहीन लोग। जिनके पास अपनी भूमि नहीं है वो निश्चित रूप से इस समस्या से पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी भूमि नहीं है और जब भूमि नहीं है तो उनके पास कोई कृषि उत्पादन होता ही नहीं है। वो मजदूरी आदि कर दूसरे लोगों की ज़मीन पर ही कार्य करते हैं और अनाज को वर्ष भर के लिए इकट्ठा करते हैं, लेकिन यह अनाज पूरे वर्ष के लिए पूर्ण नहीं हो पाता और ऐसी स्थिति में उनको निश्चित रूप से खाद्य समस्या का, सुरक्षा का सामना करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है पारंपरिक कारीगर। जो कारीगर कुछ न कुछ अन्य उत्पादन, अर्थव्यवस्था से संबंधित उत्पादन करते हैं, लेकिन अनाज का उत्पादन तो वे नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में
उनको भी अनाज खरीदना पड़ता है। अगर उनको मजदूरी मिल जाती है, उनका काम ठीक चलता है, तो वो वर्ष भर का अनाज खरीद लेते हैं, अन्यथा कहीं ना कहीं उनको भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात आती है निराश्रित लोग। बहुत सारे लोग दूसरों पर आश्रित हैं, उनको भी निश्चित रूप से वो कृषि उत्पादन नहीं करते और दूसरों पर आश्रित होते हैं। जैसे भिखारी हैं तो वो कहीं ना कहीं दूसरों पर आश्रित हैं, मांगेंगे और मांगे से ही पूर्ति हो जाती है तो ठीक, नहीं होती है तो उनको भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी हमने ग्रामीण क्षेत्र की बात की, शहरी क्षेत्र में भी ये स्थिति कम नहीं है। शहरी क्षेत्र में भी पहला पॉइंट है मजदूर। बहुत सारे मजदूर मजदूरी करते हैं और अगर उनको मजदूरी मिलती है तो निश्चित रूप से खाद्यान्नों की पूर्ति होती रहती है, लेकिन अगर मजदूरी नहीं मिलती तो फिर उनको निश्चित रूप से भूखा कहीं ना कहीं रहना पड़ता है। आगे भिखारियों की अभी बात की थी कि भिखारी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपाहिज है, जो कर नहीं सकता, वो भीख मांगता है। कुछ लोग ठीक होते हुए भी भीख मांगते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा वर्ग भिखारियों का हो जाता है और इनमें से कुछ को तो पूर्ति हो जाती है, लेकिन कुछ लोग जो विशेष रूप से अपाहिज आदि होते हैं उनको भीख मांगे से भी पूर्ति नहीं हो पाती और निश्चित रूप से इस समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही आगे पॉइंट है मौसमी कार्यकर्ता। शहरों में रहने वाले लोग निश्चित रूप से एक दो व्यवसाय करते होंगे, लेकिन ये व्यवसाय मौसमी हो सकते हैं, सीजनेबल हो सकते हैं। तो जब सीजन आता है तो इनको आमदनी ठीक हो जाती है, लेकिन जब इनका सीजन निकल जाता है, आमदनी कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इनको भी कहीं ना कहीं इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी में सामाजिक समुदाय, आगे समाज को सरकार द्वारा बहुत सारे समुदायों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देखते होंगे SC, ST और OBC। एक सामान्य वर्ग भी होता है, लेकिन उसको नहीं माना जाता कि वो इस समस्या से पीड़ित है। यद्यपि सामान्य वर्ग में भी अमीर गरीब दोनों लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर SC, ST और OBC ये जो राजनीतिक बंटवारा है सरकार द्वारा जो एक कैटेगरी बांट दी गई हैं, तो इनमें सरकार ने इन लोगों को कहीं ना कहीं पीड़ित माना है। यद्यपि इनमें भी अमीर गरीब दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन संभव है कि कमज़ोर वर्ग इनमें ज़्यादा होता है और इसलिए उनको भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही है ज़मीन न होना या कम ज़मीन होना। तो ज़मीन न होना या कम ज़मीन होना, क्योंकि कम ज़मीन भी अगर है भी तो क्या पूरे वर्ष का अनाज उस पर उत्पादन हो जाता है? और अनाज ही केवल नहीं चाहिए, भोजन के लिए, संतुलित आहार के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें मसाले भी हैं, उसमें फल फ्रूट भी हैं, उसमें दूध भी है। तो इतनी आमदनी संभव है इन लोगों को नहीं हो पाती कि ये निश्चित रूप से अपनी पूर्ति ठीक प्रकार से कर सकें। आगे कम उपजाऊ उत्पादकता, तो ये कम उपजाऊ भी वाली बात भी है, क्योंकि भूमि सब जगह उपजाऊ नहीं है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, कहीं पथरीले क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें निश्चित रूप से कम उत्पादन होता है। और जब कम उत्पादन होता है तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को भी खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से उस समस्या का सामना करना पड़ता है। लिंग के आधार पर भी यहाँ विभाजन दिया गया है। गर्भवती महिलाएं, निश्चित रूप से गर्भवती महिलाओं को अधिक और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग समाज में ऐसा है जिसमें गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता और पेट भरने लायक भी शायद नहीं मिल पाता। ऐसा ही आगे 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, तो बच्चे 5 वर्ष से कम आयु के कुछ करते नहीं हैं, माँ बाप पर ही निर्भर होते हैं। और माता पिता को अगर आमदनी ठीक होती है तो निश्चित रूप से परिवार का पालन पोषण, भोजन की पूर्ति नियमित रूप से होती रहती है। लेकिन बहुत सारे गरीब लोगों में ये स्थिति नहीं है। उनकी आमदनी कम होने के कारण बच्चों को निश्चित रूप से भूखे रहना पड़ता है या कम भोजन में ही गुजारा करना पड़ता है।
आगे इसी में आगे पॉइंट है दूध जैसी स्थिति। दूध संतुलित आहार में सम्मिलित है। ये निश्चित रूप से सभी विटामिनों से युक्त होता है। ये तो बहुत कल्पना ही नहीं की जा सकती कि सब बच्चों को दूध मिल पाता है, तो बड़ी कठिनाई ये भी है क्योंकि भोजन का ये आवश्यक अंग है। दूध पिलाने वाली जो महिलाएं हैं उनको भी अधिक मात्रा में और पौष्टिक भोजन की ज़रूरत होती है, तो उनको भी न तो पूर्ण भोजन मिल पाता है और न ही पौष्टिक भोजन की कल्पना की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में उनके जीवन पर, उनके शरीर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्यों के आधार पर भी इसका विभाजन दिया गया है। पिछड़े क्षेत्र, बहुत सारे राज्य यहाँ हम देखते रहेंगे। बिहार यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार ये राज्य है और निश्चित रूप से इसकी गिनती गरीब राज्यों में की जाती है। वैसे भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य उड़ीसा है, लेकिन बिहार भी निम्न श्रेणी में ही आता है, जो गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है। और यहाँ भी लोगों को इस समस्या का बड़े पैमाने पर सामना करना पड़ता है। यहीं पर दूसरा पॉइंट देखें, उड़ीसा ये राज्य है और अभी मैंने कहा कि ये सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि यहाँ सभी गरीब होंगे, लेकिन गरीब लोग ज़्यादा हैं, प्रति व्यक्ति आय यहाँ सबसे कम है। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ता है। आगे झारखंड बिहार का ही नीचे का आधा भाग है ये। यहाँ पर ये झारखंड राज्य है और बिल्कुल बिहार जैसी स्थिति में है। यद्यपि ये राज्य खनिजों की दृष्टि से धनी है, लेकिन निश्चित रूप से खनिजों की दृष्टि से धनी होते हुए भी यहाँ की जनता गरीब है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत की सरकारें या राज्यों की सरकारें ही उत्तरदायी हैं, क्योंकि खनिजों की दृष्टि से धनी होने के बाद भी इसको गरीब राज्यों में ही, निम्न राज्यों में भी गिना जाता है। आगे छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य है, ये छत्तीसगढ़, विशेषकर मध्य प्रदेश में भी बहुत जगह ऐसी ही स्थिति है कि ये राज्य भी खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। यहाँ के लोगों को भी खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं भूखे रहना पड़ता है, असुरक्षित बने रहना पड़ता है। आगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ का क्षेत्र है और निश्चित रूप से आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ कई जगह एक ही फसल पैदा होती है और इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई सुविधाएं नगण्य हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को भी इस आपदा का या इस असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। इसी में आगे पॉइंट है प्रवासी। इसी में एक पॉइंट रह गया है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम, बिहार, झारखंड, राजस्थान आदि ये ऐसे ही राज्य हैं जहाँ के बहुत सारे लोगों को निश्चित रूप से खाद्यान्न की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है और असुरक्षा का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है या संतुलित आहार की तो कल्पना नहीं की जा सकती। आगे प्रवास भी इस समस्या के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। एक जगह से दूसरी जगह है या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग जाकर बस जाते हैं, जबकि हर क्षेत्र की, हर देश की एक निश्चित लिमिट होती है कि वो अपने संसाधनों के बल पर उतने ही लोगों को भोजन दे सकते हैं। लेकिन जब दूसरी जगह से लोग आकर बस जाएंगे तो हमारे संसाधनों पर दूसरे लोगों का या आकर बसने वाले लोगों का अधिकार हो जाता है, क्योंकि संसाधन तो वो साथ लेकर नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में जो प्रवासी लोग हैं वो निश्चित रूप से अहित करते हैं, दूसरे लोगों का भी अहित हो जाता है, क्योंकि जहाँ बड़ी मात्रा में जाकर प्रवासी बस जाते हैं वहाँ खाद्यान्नों की निश्चित कमी हो जाती है और खाद्यान्नों की दृष्टि से यह क्षेत्र असुरक्षित हो जाता है। तो ऐसा बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर भी देखा जाता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस समस्या का कोई समाधान है क्या, या हमारी सरकारों ने अब तक
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भी बात करते हैं, यद्यपि इससे पहले भी कोई सरकार रही, अंग्रेज़ों की सरकार थी या इससे पहले और सरकारें थीं, लेकिन उन सरकारों ने क्या इस समस्या पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ये समस्या कोई नई भी नहीं है। ये समस्या भारत में प्राचीन काल से रही है। कुछ लोगों को निश्चित रूप से अच्छा भोजन मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग निश्चित रूप से इस समस्या से हर युग में पीड़ित रहे हैं, आज भी पीड़ित हैं, और 3 से 4% जनसंख्या भारत की इस समस्या से निश्चित ग्रसित है। लेकिन क्या हमारी सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया? प्रश्न ये भी बनता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी सरकारों ने इस समस्या की ओर कहीं ना कहीं प्रयास किए हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि भारत की जनसंख्या अधिक है और अधिक होती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में सरकार भी इस समस्या का सामना नहीं कर पाई हैं और समस्या ज्यों की त्यों बनी रही है, यद्यपि हम सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की बात करते हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास, तो इन प्रयासों में हम देखते हैं सबसे पहले भारत की सरकार ने लंबे समय से भारत में इन प्रयासों के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया है, यानी राशन कार्ड के माध्यम से, इसको हम राशनिंग भी कहते हैं, राशन कार्ड के माध्यम से सभी को सभी राज्यों में कहीं ना कहीं अनाज देने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान समय में तो कोरोना चलने के कारण ये प्रयास और भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पहले इसका कोई न्यूनतम मूल्य लिया जाता था, लेकिन अब बहुत बड़े पैमाने पर ये अनाज दिया जा रहा है। प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, ऐसा प्रयास है, यानी महीने में 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। तो इससे बड़ी सरकारी सहायता शायद और कोई नहीं हो सकती, लेकिन ये निश्चित रूप से 2 ही वर्ष से कार्यक्रम अपनाया गया है जब से कोरोना चला है। तो सरकार का निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है, लेकिन इसमें भी बड़ी समस्या है, क्योंकि दूर दराज वाले क्षेत्र, जैसे आजकल नदियों में बाढ़ आ रही है, अब बाढ़ आ रही है तो अनाज वहाँ पर कैसे पहुँचे, इसका वितरण कैसे किया जाए, बहुत सारे राज्यों में ये समस्या बनी हुई है और सरकार भी इस समस्या के पार नहीं पा सकती, क्योंकि अनाज पहुंचाना कठिन कार्य हो जाता है। विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कई जगह बाढ़ आने के कारण ऐसी स्थिति बन जाती है। इसके आगे सरकार ने दूसरा प्रयास ये भी किया है कि इन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण रखा जाए। तो निश्चित रूप से सरकार का प्रयास है कि इन वस्तुओं के मूल्य फिक्स कर दिए जाएं, नियंत्रित रखे जाएं, और जो लोग इनका संग्रहण कर लेते हैं उन पर कहीं ना कहीं कानून लागू किया जाए, उनको ऐसा करने से रोका जाए। तीसरा पॉइंट इसी में यह है कि आपदाओं के समय सरकारी सहायता, सरकार ने, मैंने पहले भी कहा कि आपदाएं भारत में आती रहती हैं, तो आपदाओं के समय जो राज्य आपदाओं से ज़्यादा प्रभावित हैं, निश्चित रूप से उनमें आपदाएं आती रहती हैं, तो इन आपदाओं का सामना करने के लिए भी सरकार ने एक आपदा कोष बना रखा है। निश्चित रूप से जहां आपदा आती है वहां और बढ़ चढ़कर सहायता की जाती है, और सरकार का ये भी एक सराहनीय प्रयास है। जमाखोरी पर प्रतिबंध, जो लोग इन वस्तुओं को जमा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और रेट बढ़ाकर इनको बेचते हैं, तो ऐसी वस्तुओं पर निश्चित रूप से सरकार ने कानून बना रखा है, इनको रोका जाए, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, इन पर पकड़ धकड़ की जाए और उनको सज़ा देने का प्रयास किया जाए। इतना ही नहीं, भारत में अनेक सामाजिक समूह, सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो निश्चित रूप से ऐसी आपदाओं के समय खाद्य असुरक्षित लोगों की, जो खाद्यान्न से असुरक्षित हो जाते हैं, उनकी बड़ी मदद करते हैं। 2 वर्ष से लगभग कोरोना एक आपदा चल रही है, बीमारी चल रही है। ऐसी स्थिति में पिछले वर्ष हमने बहुत देखा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक कि अपने बैंक से पैसे निकालकर भोजन का वितरण किया, अपनी ज़मीन बेचकर भोजन का वितरण किया।
लेकिन कितने भी लोग हों ऐसे और कितना भी बड़ा प्रयास हो, समस्त जनसंख्या को भोजन नहीं दे सकते। यद्यपि इन लोगों का सराहनीय प्रयास रहा है और अच्छा प्रयास है, ऐसा करना ही चाहिए। अगर हम पर भरपेट भोजन से ज़्यादा है तो निश्चित रूप से दूसरों को ऐसी स्थिति में भोजन प्राप्त होना ही चाहिए, हमें करना ही चाहिए। लेकिन निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि भारत में ये समस्या पहले भी थी, आज भी है। खाद्य असुरक्षा सरकार कितने भी प्रयास करती हो, लेकिन देश बड़ा है और विषम स्थितियों में वितरण भी इसका सही से नहीं हो पाता है भोजन का। यद्यपि अनाजों की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन कितने भी प्रयास हों उसके बाद भी कहीं ना कहीं जनता को, गरीब वर्ग को, बहुत सारे दूसरों पर आश्रित लोगों को कहीं ना कहीं खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।